नमस्कार दोस्तों। आज मैं वी की तरफ से आपसे आपकी ही एक प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिस्कस करने आया हूँ डिटेल में। तो प्रॉब्लम तक पहुँचने से पहले मैं आपसे थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने वी चैनल पर जो यूट्यूब पे है और हमारा फेसबुक ग्रुप जो है यूपीएचएससी और जीडीसी के लिए उस पर भी और जिन लोगों से मेरी बातचीत है उनसे भी मैं ये बात कर रहा था और मैंने एक पोल चलाया कि यूपीएचएससी का जो सिलेबस है यूनिट वाइज़ 10 यूनिट हैं लिटरेचर वाले पार्ट में, इंग्लिश लिटरेचर वाले पार्ट में, उसमें से उनको सबसे कठिन, टफ़ेस्ट कौन-सा लगता है? तो 2 पोल थे, एक फ़ेसबुक पे था हमारे ग्रुप पे और एक वी जो चैनल है यूपीएचएससी चैनल उस पे था। तो इन दोनों पोल में ही 70 से 80% लोगों ने जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने ये बताया कि लिंग्विस्टिक्स वाला जो यूनिट है, वही सबसे कठिन है। मतलब इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया सेकंड से जो कि एक केस में न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश वाला था और दूसरे केस में ब्रिटिश पोइट्री वाला था। मतलब एक जगह सेकंड पोजीशन पे लिटरेचर इन इंग्लिश आया और दूसरी जगह दूसरे पोल में सेकंड पोजीशन पे ब्रिटिश पोइट्री आया। लेकिन पहले पोजीशन पे एक जगह 70% लोगों ने वोट किया और एक जगह लगभग 80% लोगों ने वोट किया कि लिंग्विस्टिक्स ही लोगों को सबसे कठिन लगा है। तो भाई जब इतने सारे लोगों को लिंग्विस्टिक्स कठिन लगा है, कुछ ने पोल में बताया, कुछ ने मुझको भी बताया है, कुछ ने व्हाट्सएप में ग्रुप में भी मैसेज करके बताया है, तो भाई कुछ बात तो होगी कि कठिन लगा है। तो फिर मैंने सोचा कि देखा जाए क्या प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो है, डेफ़िनेटली ये प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक्स एक प्रॉब्लम है, लोगों को कष्ट दे रहा है। हर बार करीब 10% के आस-पास मतलब 7, 8, 9 क्वेश्चन तो 46 में, 47 में, 48वें विज्ञापन संख्या में आप देख ही रहे होंगे यूपीएचएससी में इतने प्रश्न आते हैं। 70 में से 7-8 प्रश्न मतलब 10% से अधिक ही हो गया, कम नहीं हो रहा है। तो अगर 10% से अधिक प्रश्न में लोगों को यूनिट बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो एक चिंता का विषय है। अच्छा, जीएस में पहले से ही आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। जीएस हम लिटरेचर वाले जो लोग हैं उनको 30 में से 20 क्वेश्चन पहुंचाने में कष्ट हो जाता है। मेरा खुद का केस आप जानते ही हैं कि 15 से लेकर 18 के बीच में 2 बार सिलेक्शन होने के बावजूद भी जीएस में मेरा खराब ही रहा। लिटरेचर वाला जो सेक्शन उस कारण ही हुआ था। तो अगर हम लोगों का लिटरेचर में 20 क्वेश्चन भी हो जाता है और लिंग्विस्टिक्स उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो बड़ी भारी समस्या है, देयरफॉर प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम है तो थोड़ा प्रॉब्लम को देखा जाए तभी तो पता चलेगा सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। तो भाई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्यों है, ये देखना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी देखा, थोड़ा सिलेबस वगैरह देखा, लोगों से बात की। स्टेप 1 तो देखिए कि हमारे यहाँ बीए 2 तरह से होते हैं। एक तो पास कोर्स होता है, दूसरा ऑनर्स होता है। पास कोर्स वाला जो सिलेबस है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैंने देख लिया है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का और मेरे मित्र भी हैं, पढ़ाते भी हैं चारों तरफ, तो मैंने पता किया, पूछा, कुछ डाउनलोड किया, कुछ देखा है। पास कोर्स में जहाँ तक बीए पास कोर्स की बात है, जिसमें कि पहले इस साल के पहले वाले साल तक जब एनईपी 2020 जब तक नहीं आया था, तब तक पास कोर्स में हर जगह जो है सालाना परीक्षाएँ होती थीं और हर साल का 2 पेपर होता था। तो बीए पास कोर्स में मान लीजिए पहले साल में प्रोज़ और पोएट्री हो गया, दूसरे साल में ड्रामा एक पेपर हो जाता था, एक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वाला पेपर हो जाता था और फिर तीसरे साल में जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में तो शेक्सपियर था और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का ही एक और भाग हो जाता था। तो 6 पेपर आप देख लीजिए 3 साल में, इनमें से लिंग्विस्टिक्स का एक भी पेपर नहीं था। 1-2 बार 1-2 जगह पे इंट्रोड्यूस हुआ भी, तो भी बहुत छोटा-सा सेक्शन, मतलब मान लीजिए प्रोज़ वाला जो पेपर है, उसी में लास्ट वाले 2 यूनिट ऐड हो गए या एक ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक्स का पेपर बन गया, आधा ग्रामर है, आधा लिंग्विस्टिक्स है, इस टाइप का हो गया, वो भी रेयरली। तो बीए पास कोर्स वालों में आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज कि पिछले 2 साल पहले तक की बात मैं करूँ कि लिंग्विस्टिक्स नहीं ही रहा है। बीए अब एनईपी वाला जो कोर्स आ गया है पास कोर्स वालों में, उसमें लिंग्विस्टिक्स नहीं है ही नहीं। अभी का जो कोर्स है उसमें लिंग्विस्टिक्स है ही नहीं। खैर वो हमारी समस्या नहीं है, हम तो उन लोगों की बात करेंगे ना जो कि एमए करके और नेट निकाल चुके हैं, मतलब कि 3 2 5 6-7 साल पहले उन्होंने बीए जॉइन किया था या 5 साल पहले तो कम से कम जॉइन किया ही था। तो 5-6 साल पहले की जो घटना है, जिन्होंने बीए पास कोर्स किया उन्होंने बीए में लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ा। जो बीए ऑनर्स वाले थे उन्होंने 1 या 2 पेपर पढ़ा है। जिस पेपर में जो सेक्शंस थे वो वापस जाके एमए में जो लिंग्विस्टिक्स का एक पेपर आया, उसमें उन्होंने उसको काफ़ी कुछ रिपीट भी किया है। तो बीए ऑनर्स वाले लोगों ने
थोड़ा बहुत लिंग्विस्टिक्स ज़रूर पढ़ा है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन सीरियसली जो हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, अब वो पीजी लेवल की बात हो रही है, वो एमए के स्टूडेंट लोग ही पढ़ेंगे। एमए इंग्लिश का ऑन एन एवरेज मतलब है एमए इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ज़्यादा हुआ तो इसमें लिंग्विस्टिक्स का 2 साल में या 4 सेमेस्टर में 1 पेपर हुआ करता है। ये 1 पेपर भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करता है, सब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ करता है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट की, ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने बीए पास कोर्स में भी लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़ा और एमए में भी एज एन इलेक्टिव उन्होंने लिंग्विस्टिक्स नहीं लिया, उन्होंने कोई दूसरा इलेक्टिव ले लिया और कंपलसरी नहीं रहा उनके यहाँ लिंग्विस्टिक्स, और वो बीए और एमए दोनों में ही लिंग्विस्टिक्स बिना पढ़े निकल गए। मैं आपसे बता रहा हूँ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। अब परसेंटेज वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने खुद ऐसे लोगों से बात की कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स एज अ कोर्स पढ़ा ही नहीं है। बीए में दोनों निकल गए हैं और पढ़ा नहीं है। अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने पढ़ा है। तो जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स पढ़ा है, अब बीए में तो बच्चे के लेवल पे ही होता है स्टूडेंट, तो वो देख ही रहा होता है, हर इधर-उधर डैबल कर रहा होता है। सीरियस वो एमए में आकर ही हो पाता है। तो एमए का स्टूडेंट जो 1 पेपर लिंग्विस्टिक्स पढ़ेगा 4 सेमेस्टर में, और उस 1 पेपर लिंग्विस्टिक्स में वो ग्रैपल ही करता रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पोएट्री है मान लीजिए, तो बीए में भी वही पोएट, एमए में भी वही पोएट, रिवाइज़ हो गया, रिपीट हो गया, और पोएम्स से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र छोटी क्लास से ही होता है, तो समझ में आने लग जाता है। ड्रामा का भी वही केस है, ड्रामा भी कक्षा 9-10 से बच्चा पढ़ता आ रहा है और बीए-एमए तक पढ़ता आएगा, उसी शेक्सपियर को ही पढ़ता चला आएगा। तो ये जो मेन स्ट्रीम जिसको इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, उससे हमारा एक्सपोज़र ज़्यादा होता है। शायद कुछ लिटरेचर वालों का इंटरेस्ट भी लिटरेचर में होता है, इसीलिए लिटरेचर को लेते होंगे। लिंग्विस्टिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, हर किसी की प्रॉब्लम नहीं है ये। कुछ लोगों को लिंग्विस्टिक्स बहुत पसंद भी है। कुछ लोग जैसे कई जगहों पर एमए लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद, जैसे बीएचयू का मुझे कुछ साल पहले का याद था, करने के बाद ही एमए लिंग्विस्टिक्स कर सकते थे, और बहुत सारे लोग जैसे जिससे मेरे 1-2 मित्रों ने भी किया था, तो एमए लिंग्विस्टिक्स भी करते ही थे। तो जिसकी अपनी रुचि है उसकी कथा अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरल स्टूडेंट हैं, बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया, लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छी नहीं है या लिंग्विस्टिक्स पढ़ा ही नहीं है। अब आप यूजीसी या एनटीए नेट पर आ जाइए, इसके भी सिलेबस में कभी भी कोर या डिफ़िकल्ट लिंग्विस्टिक्स, जैसा कि यूपीएचएससी का सिलेबस अभी बना है, जिसमें उतने सारे टॉपिक्स जो हैं, जो उसमें उन्होंने ऐड किए हैं, 46-47 का जो सिलेबस था उससे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया 50-51 का। तो ये जो सिलेबस है लिंग्विस्टिक्स का यूनिट, यूपीएचएससी का यूनिट नंबर 9 जो अब है, वैसा सिलेबस एनटीए नेट में भी कोई एम्फेसिस इस तरह का लिंग्विस्टिक्स में है नहीं। तो अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हो गए कैंडिडेट्स जो कि बीए में भी, एमए में भी और नेट भी निकाल लिए हैं, सारा कुछ अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है, इनके सिलेबस की और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इसके कारण ये लिंग्विस्टिक्स में बहुत अच्छे नहीं हो पाए हैं। अब मान लीजिए इनमें से कुछ कैंडिडेट जो हैं पीएचडी भी कर लिए हैं। अब पीएचडी भाई जो एमए इंग्लिश लिटरेचर वाला बंदा है, वो पीएचडी जाकर लिंग्विस्टिक्स में थोड़ी ना करेगा, वो लिटरेचर में ही करेगा, कोई मेन स्ट्रीम लिटरेचर का टॉपिक लेगा। तो अब बीए से कि लेकर पीएचडी और नेट का भी सफ़र पूरा हो गया है, लेकिन हमारा कैंडिडेट जो है लिंग्विस्टिक्स में बहुत ज्ञानी या बहुत कॉन्फिडेंट, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। और ये ही प्रॉब्लम है कि या तो पढ़ा नहीं, या तो आता नहीं, और पढ़ा था लेकिन भूल गया, और या तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। इन तीनों केसेस को मिलाकर एक कुल जमा ये हुआ कि लिंग्विस्टिक्स कमज़ोर रह गई, और इसी का ये परिणाम आता है कि पोल में ये रिज़ल्ट आता है कि दिस इज़ द टफेस्ट यूनिट ऑफ ऑल। तो भाई बात हम लोगों ने कर ली कि प्रॉब्लम क्या है। इसका सॉल्यूशन प्लेन एंड सिंपल है, प्राचीन काल से चला आ रहा है कि भाई जो जो इलाका कमज़ोर है आपका सब्जेक्ट, उसमें मन लगा के पढ़ाई कर लीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, सुनने में सिंपल लग रहा पर है नहीं, बहुत प्रॉब्लमेटिक अब हो गया है। कारण है, अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, मान लीजिए नवंबर में ही खड़े हैं हम लोग, तो कितना समय हमारे पास बच गया है यूपीएचएससी विक्रम संख्या 51 के एग्ज़ाम के लिए। हवा में अभी कुछ खबर ऐसी नहीं है कि वो अभी तुरंत होने जा रहा है, लेकिन जनवरी का अंदाज़ा तो लोग लगा ही रहे हैं। मतलब नवंबर और दिसंबर में बचे 2 महीने, ये 2 महीने में जीएस भी मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि जीएस में भी 20 क्वेश्चन से ऊपर तो पार करवाना ही है। और जीएस तो एकदम हम लोगों के लिए, लिंग्विस्टिक्स तो फिर भी मान लीजिए छुआ भी था बीए में किसी ने या एमए में किसी ने, या थोड़ा देखा है, खोपड़ी में घुसती है। जीएस 15 से पार करा करके 20 को टच कराना, ये 5 क्वेश्चन का जो मार्जिन है, ये इसमें हालत हो जाती है ख़राब। तो जो लोग लगे पड़े हैं जीएस में, वो तो जीएस से पीछे नहीं हट जाएंगे। अच्छा, बाकी के जो 9 यूनिट हैं उनको भी पढ़ना है, इंक्लूडिंग यूनिट 10 जो कि नया सिलेबस है, उसको भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो जो बाकी का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है लिंग्विस्टिक्स के अलावा, उसको भी ध्यान लगा के पढ़ना है।
तो फिर ये 2 महीने में आदमी क्या-क्या करेगा भाई? जीएस भी पढ़ेगा, बाकी 9 यूनिट भी पढ़ेगा, फिर लिंग्विस्टिक्स की पूरा जम के तैयारी करेगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इस पॉइंट पे यहाँ पर आकर के जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देख लिया है और वो सॉल्यूशन प्रैक्टिकली अभी इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक ग्रुप के लिए तो पॉसिबल हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग इस वी चैनल के थ्रू एक साथ मिल करके, फ़ोकस करके लिंग्विस्टिक्स की तैयारी करने की कोशिश करें। उसमें आप अपना कमिटमेंट दें और अपने समय से थोड़ा हिस्सा दें और जैसे-जैसे मैं आपसे शेयर करता जाऊँ अपने अपने विज़न, अपने व्यू, अपने इनसाइट, वैसे-वैसे कोशिश करके तैयारी करें, ठीक है? तो इसमें आप ये इस तरह से मान सकते हैं कि मैंने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा मैं समझा हूँ, थोड़ा मैं जानता हूँ और लिंग्विस्टिक्स वाले क्वेश्चंस जो हैं ठीक ही ठाक हुए थे मेरे। तो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैंने कैसे तैयार किया वो शेयर कर सकता हूँ और कहीं आपको किसी टॉपिक्स में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, इसका मेल भी कर सकते हैं और उसको फिर हम क्लियर कर लेंगे उसको। तो कुल जमा ये है कि आप मेरे साथ मिल करके लिंग्विस्टिक्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको उतना सारा समय नहीं लगाना पड़ेगा जितना अगर आप अकेले करेंगे तो लगाना पड़ेगा। उसमें और भी देखते हैं कि आप कितने आसानी से या कितनी कठिनाई से करते हैं, तो उस हिसाब से हम और बात करेंगे बाद में कि क्या-क्या किया जा सकता है। लेकिन टू बिगिन विथ ये तो हम मान ही सकते हैं कि सबसे पहले हम आने वाले वीडियोज़ में सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, कैसे उस पे नोट्स तैयार करने हैं उसकी बात करते हैं। या सिलेबस एनालिसिस और नोट्स तैयार करना एक ही वीडियो में बात कर लेते हैं और उसके बाद असली काम जिसे कहा जाता है उसे शुरू करते हैं। कुछ नोट्स तो आपके पास ही होंगे, उसमें ऑगमेंट कर लेंगे और या अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन इतना ख़राब लगता है लिंग्विस्टिक्स, तो फिर नए नोट्स बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम जो करना है वो तो करना ही है, ठीक है? तो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम मिल के करेंगे। आप ट्यून इन किए रहिए इस चैनल के साथ में। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे हो, मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको फ़ायदा मिल सकता है तो सब्सक्राइब भी करिए और अभी देखते रहिएगा इस चैनल पे आपको जो लिंग्विस्टिक्स के अपडेट्स मिलेंगे या लिंग्विस्टिक्स वाले वीडियो आगे आएँगे तो उनको ध्यान से देखिएगा और साथ में मिल करके तैयारी करिएगा। मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि यही सबसे कठिन चैनल है, सॉरी सबसे कठिन सब्जेक्ट है यूनिट में और इसमें ही मतलब 10% के आसपास क्वेश्चन अब तक हर बार आते आए हैं। तो हम ये 10% को जो है ना, ये जो एक पहाड़ है, इसको चढ़ेंगे, साथ में मिल कर के चढ़ेंगे। मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं और हम किस तरह से कैसे क्या करना है, ये अभी आने वाले वीडियोज़ में क्लियर होगा। तो स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।